हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बात करेंगे अष्टांग हृदय के 5th चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है द्रव द्रव्य विज्ञानीय। द्रव का मतलब होता है यहाँ पर लिक्विड, और द्रव्य का मतलब होता है कोई भी मटेरियल, कोई भी पदार्थ या किसी भी पदार्थ को हम द्रव्य कहेंगे। ठीक है, द्रव्य एक पदार्थ है। तो ऐसे पदार्थ जो द्रव हों, यानी कि जो लिक्विड हों, उसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। तो आइए देखते हैं कि क्या बताया गया है इस चैप्टर में। तो द्रव्य, तो यहाँ पर आचार्यों ने 5 प्रकार के द्रव्यों का वर्णन किया है। पहला जल, आप जानते हैं जल भी लिक्विड है। दूसरा दुग्ध, तीसरा इक्षुरस, चौथा तैल और पांचवा मद्य। ठीक है, आचार्यों ने उपयुक्त 5 द्रव्यों का वर्णन किया है। जल, दुग्ध, इक्षुरस यानी गन्ने का रस, तैल और मद्य। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आता है जल वर्ग। तो जल वर्ग के बारे में क्या बताया गया ये देखते हैं। अथ तोय वर्ग, यहाँ से जल वर्ग जो है शुरू होता है। तो जल के क्या गुण हैं वो यहाँ पर बताए गए हैं। तो जल के गुण क्या क्या हैं? जीवनम यानी जीवन देने वाला, तर्पण यानी तृप्ति कारक, हृदम यानी कि हृदय के लिए प्रिय, लादि यानी प्रसन्नता उत्पन्न करने वाला, और बुद्धि प्रबोधनम यानी बुद्धि को तीव्र करने वाला या बुद्धि का प्रबोध करने वाला। फिर है तनु अव्यक्त रसम, यहाँ पर तनु और अव्यक्त यहाँ पर संधि करी गई है। तो तनु का मतलब होता है हल्का, और अव्यक्त मतलब इसका जो रस होता है वो ज्ञात नहीं होता है। तनु और अव्यक्त रस का होता है, यानी कि इसका जो रस है वो पता नहीं होता है। मृष्टम मन को अच्छा लगता है, शीतम शीतल होता है, लघु लघु होता है, और अमृत के समान होता है। फिर जो इसका दूसरा श्लोक है उसमें यह बताया गया है गंगाम्बु, गंगा का जल, वो गंगा का जल जो नभसो माने आकाश, जो आकाश से गिरता है, वो गंगा का जल जो आकाश से गिरता है। और जो त्वर्क, अर्क का मतलब होता है सूर्य की किरणें, और इंदु का मतलब होता है चंद्रमा, और मारुति मतलब वायु, यानी सूर्य, चंद्रमा और वायु के स्पर्श से, स्पृष्ट यानी वायु के स्पर्श से देश काल के अनुसार हित या अहित करता है। देश या काल के अनुसार हित या अहित करता है। तो यहाँ पर फिर आता है पेय जल की परीक्षा, कि कैसा जल हमारे पीने के लिए शुद्ध है या नहीं है, उसकी हम परीक्षा कैसे करेंगे। तो यहाँ पर बताया गया जिस बरसते हुए जल में से पकाए गए शाल्यन्न, शाली चावल चांदी के पात्र में मात्र 1 मुहूर्त तक रखने की बात कही है। यदि इतनी देर में चावल सड़ जाए या विवर्ण हो जाए तो समुद्र अथवा गंगा जल माना गया है। मतलब कि जो बरसता हुआ जल है, मतलब किसी भी जल का अगर हमें ये पता करना है कि ये शुद्ध है या अशुद्ध है, तो क्या करेंगे, उसमें शाल्यन्न जो शाली चावल होते हैं उनको पकाएंगे और चांदी के पात्र में रख देंगे। 48 मिनट तक रखेंगे, जो कि 1 मुहूर्त होता है। 1 मुहूर्त में 48 मिनट होते हैं। तो 48 मिनट तक चांदी के पात्र में पकाए हुए शाली चावल रख देंगे। अगर इतनी देर में चावल सड़ जाए या उनका विवर्ण मतलब कलर चेंज हो जाए तो समुद्र जल है, यानी कि तो जो पानी है वो अपेय है। और अगर नहीं सड़े तो वो गंगा जल है। जो गंगा जल है वो शुद्ध माना जाता है। इसका मतलब अगर चावल नहीं सड़े तो या विवर्ण उनका कलर चेंज नहीं हुआ तो वो गंगा जल होगा, यानी शुद्ध जल होगा। तो हम लोगों को जो समुद्र का जो जल है वो नहीं पीना चाहिए, क्योंकि वो अपेय जल यहाँ पर बताया गया वो शुद्ध नहीं होता है। लेकिन अश्विन मास में उसका सेवन किया जा सकता है, बाकी किसी मास में उसका सेवन नहीं किया जा सकता है। फिर आगे चलते हैं। ये देश के अनुसार जल के गुण, ये जो हैं ये एग्ज़ाम में पूछे नहीं जाते हैं। जल के प्रकार। फिर आता है आपका गंगोदक के अभाव में पेयजल।
गंगोदक के अभाव में पेयजल। अब कि अगर आपको गंगा का जल नहीं मिल रहा है तो आप कौन सा जल पिएंगे, ठीक है। तो आकाश का जल जो स्वच्छ बर्तन में रखा हो और अविपन्न दूषित ना हुआ हो, सदैव उस जल को ही पीना चाहिए। अगर आपको गंगा का पानी नहीं मिल रहा है, मतलब शुद्ध जल नहीं मिल रहा है, तो जो आकाश का जल जो बरसा हुआ होता है, जो कि स्वच्छ बर्तन में रखा हो, उसको पीना चाहिए। अब यहाँ पर ये बताया गया कि अपेय जल कौन कौन से हैं, कैसा जल नहीं पीना चाहिए। ये बहुत ही कॉमन है, ये सबको ही पता होगा कि कैसा जल हमें नहीं पीना चाहिए। कीचड़ यानी कीचड़ का जल, शैवाल का जल जिसमें तिनका आदि मिला हो, पत्ते से गंदा हुआ हो या दूषित हुआ हो, सूर्य चंद्रमा और वायु के स्पर्श से रहित हो, और नया वर्षा का जल जो पहली बारिश का जल होता है वो भी नहीं, घना जल, भारी और झागदार और जंतुओं से युक्त, तप्त और अत्यंत शीतल, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा, और अत्यंत तप्त यानी बहुत ज़्यादा गर्म, और बिना ऋतु के बरसा हुआ, ऋतु में भी पहला बरसा हुआ, विड यानी मल मूत्र और विष के मिलने से जो जल दूषित हो गया हो उसको नहीं पीना चाहिए, ठीक है। फिर आते हैं पश्चिम आदि दिशा में बहने वाली नदियों के जल के गुण, कि जो नदियाँ जो पश्चिम की ओर बहती हैं, पश्चिम की दिशा में बहती हैं, उनके जल के क्या गुण होते हैं। तो पश्चिमी समुद्र में जाने वाली नदियों का जल पथ्य यानी हितकारी होता है। जो नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हैं उनका जल जो है वो हितकारी होता है यानी पथ्य होता है। जैसे कि जो गंगा नदी है वो हिमालय से निकलती हुई वेस्ट बंगाल यानी बंगाल तक जाती है, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम की ओर जाती है, तो गंगा नदी का जल भी स्वच्छ है। तो उन नदियों का जल स्वच्छ होता है। इनके विपरीत पूर्व की ओर बहने वाली नदियों का जल अपथ्य हानिकारक होता है। जो पूर्व की ओर नदियाँ बहती हैं उनका जल जो है वो हानिकारक होता है। और बागवट ने खासकर ये बताया केवल उस नदी का जल अपत्य कर होता है जो मंद गति से बहती है, अर्थात जिस नदी का जल शीघ्रता से बहता है वह पथ्यकारक होती है। यानी जो नदी धीमी बहती है उसका जल जो है अपत्यकर होता है, क्योंकि जो धीमी बहेगी तो वो दूषित हो जाता है पानी, और जो बहुत तेज़ बहती है, जो रनिंग वाटर होता है, उसमें जो पानी होता है वो दूषित नहीं होता है। फिर बताया गया है कुआं आदि का जल। कुएं, तड़ाग आदि के जल का गुण वहाँ के जंगल, अनूप या पर्वत के अनुसार होता है, अर्थात जंगल आदि के गुण के अनुसार ही जल का भी गुण होगा। यानी कि जैसा एरिया होगा, जंगल यानी जहाँ पर वात बड़ी रहती है, अनूप यहाँ जो जलीय देश होते हैं, जलयांश की बात होती है तो वो अनूप देश होते हैं। तो अलग अलग जगह का जो पानी होता है वो अलग अलग होता है, वो वहाँ के जंगल अनूप पर निर्भर करता है। फिर आता है जल पीने के अयोग्य व्यक्ति, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जल किस किस को जल मना है, तो जिनकी जठराग्नि मंद है, जिनकी जठराग्नि मंद है, गुल्म यानी ट्यूमर, पांडु यानी अनीमिया रोग, उदर अतिसार, उदर यानी एब्डोमिनल डिजीज़, अतिसार यानी डायरिया, अर्श यानी पाइल्स, ग्रहणी यानी स्प्रू, और शोष यानी एमेसिएशन टीबी, और सोत यानी एडमा। शरद से पीड़ित रोगी को जल नहीं पीना चाहिए, ठीक है। तो इतने लोगों को जल नहीं पीना चाहिए। और शरद और निदाग यानी ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर अन्य ऋतुओं में स्वस्थ व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा ही पानी पीना चाहिए। यानी कि शरद ऋतु और गर्मी जो निदाग या ग्रीष्म ऋतु होती है उसको छोड़कर बाकी अन्य ऋतुओं में थोड़ा थोड़ा पानी पीना चाहिए। इन दो ऋतुओं में पानी ज़्यादा पीना चाहिए। फिर आता है कि भोजन के समय जल सेवन के गुण। बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि पानी खाना खाने के पहले पीना चाहिए या खाना खाने के 1 घंटे बाद। कुछ लोग कहते हैं कि खाना खाने के साथ ही पीना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि तुरंत बाद नहीं पीना चाहिए। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो व्यक्ति भोजन के मध्य में जल पिएगा उसका शरीर समान रहता है, और अगर अंत में जल पिएगा तो शरीर में स्थूलता आती है, और भोजन के प्रारंभ में जल पीने से कृशता उत्पन्न होती है। यानी अगर कोई व्यक्ति मोटा है तो उसको भोजन के प्रारंभ में जल
पीना चाहिए तो वो क्रश हो जाएगा यानी पतला हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति पतला है तो उसे भोजन के अंत में जल पीना चाहिए, जिससे शरीर में स्थूलता आ जाएगी, वो मोटा हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल फिट है तो उसको भोजन के मध्य में जल पीना चाहिए, तो जिससे उसका शरीर समान रहेगा। फिर आता है शीतल जल के गुण, यानी कि ठंडे पानी के जो शीतल पानी है उसके क्या गुण होंगे। तो इसके सेवन से शीतम यानी शीतल जल से मद अत्यय यानी मद के अतिक सेवन से उत्पन्न लक्षण प्रतीत होते हैं। ग्लानि यानी डिप्रेशन, मूर्छा यानी अनकॉन्शियसनेस, छर्दी यानी वॉमिटिंग, छर्दी, श्रम, श्रम यानी थकान, और भ्रम यानी चक्कर आना, और तृष्णा, तृष्णोष्ण दहा, तृष्णा उष्ण दहा यानी दहा यानी बर्निंग सेंसेशन, और पित्ताश्र यानी रक्त पित्त बीमारी, और विषान्यंबु यानी विष को नष्ट करता है। ठीक है, न्यच्छति यानी विष को नष्ट करता है। फिर आते हैं आपके उष्ण जल के गुण। तो ये जो है दीपनम यानी ये जठराग्नि को दीप्त करता है, और पाचन में और भोजन को पचाने में मदद करता है, और कंठज यानी गले के लिए हितकारी होता है, लघु होता है, और उष्ण यानी गर्म होता है, और बस्ती शोधनम और बस्ती का शोधन करता है, और हिदमा, आद्यमान, अनिल यानी वात, श्लेष्मा यानी कफ, सद्या शुद्धि, तुरंत शुद्धि किए हुए जिसका तुरंत संशोधन किया गया, और नूतन जर, कास, आम, पीनस, श्वास, पार्श्व, पार्श्व, रूक्ष, शस्यते यानी इन बीमारियों में जो है वो उष्ण जल जो है वो लाभकारी होता है। फिर आते हैं गर्म करके ठंडा किए जल का गुण, कि जो पानी गर्म है, अभी हमने गर्म जल के गुण देखे और ठंडे जल के गुण देखे। अब अगर पानी को गर्म कर दिया है फिर उसके बाद में ठंडा कर दिया है तो उससे क्या लाभ होंगे। यह स्रोतों में अवरोध करने वाला नहीं होता, और लघु होता है, हल्का होता है, और पित्तज रोगों में लाभकारक होता है। 3 पॉइंट मिलते हैं कि ये अन अभिसंधि कारक होता है यानी स्रोतों में अवरोध करने वाला नहीं होता, लघु होता है, और पित्तज रोगों में लाभकारक होता है, किंतु बासी होने पर त्रिदोष को कुपित करने वाला होता है। लेकिन अगर ये बहुत रखा रहेगा, बासा हो जाएगा, तो ये त्रिदोष को कुपित करने वाला होता है। उसके बाद में आता है नारियल के जल का गुण, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो नारियल के जल के गुण होते हैं स्निग्ध यानी ऑयली, और मधुर यानी मीठा, ब्रश यानी बल कारक, बल वृद्धि कारक होता है यानी रिप्रोडक्टिव पावर को बढ़ाता है, और शीतल यानी शीतल होता है, ठंडा होता है, लघु यानी हल्का होता है, और प्यास, पित्त और वायु नाशक, प्यास, पित्त और वायु का नाश कर देता है। दीपन, जठराग्नि को दीप्त करता है, और बस्ती को शुद्ध करता है यानी जो ब्लैडर होता है, यूरिनरी ब्लैडर, उसको शुद्ध करता है। फिर आता है वर्षा आदि का जल। तो वर्षा आदि का जल जो है वो अत्यंत लाभकारक, और नदी से लिया गया वही जल अत्यंत अवर होता है, यानी वर्षा का जल अत्यंत लाभकारक होगा। लेकिन वो बरसता हुआ जल जो नदी में भर गया है, उसको हमने नदी से लिया है, वो बहुत ही हीन होता है, बहुत ही अवर होता है। अवर का मतलब हीन, बहुत ही बेकार होता है, वो पीने योग्य नहीं होता है। तो इसी प्रकार आपका जो जल वर्ग है वो समाप्त हो गया है। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे दुग्ध वर्ग के बारे में।